हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। जैसे कि कल आपका कक्षा 11वीं भूगोल का पेपर है, तो वार्षिक परीक्षा पेपर 2024 मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये पेपर पढ़ लो, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है आप लोगों को। सारा इसी पेपर में से आएगा, 100% आएगा। आप लोग एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी बहुविकल्प प्रश्न होगा। तो पहला प्रश्न आपका है, निम्न में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इरेटोस्थनीज। क्या आंसर होगा? इरेटोस्थनीज। यानी भूगोल शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था उस वैज्ञानिक का, उस विद्वान का नाम क्या? इरेटोस्थनीज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है, यानी काल को दर्शाता, समय को दर्शाता? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका इतिहास। अगले प्रश्न की ओर चलें। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, यानी भूगोल शब्द की उत्पत्ति करने वाला विद्वान कौन है? इरेटोस्थनीज। तो भूगोल का जनक भी कौन होगा? इरेटोस्थनीज। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। पृथ्वी की आयु कितने वर्ष है? 460 करोड़ वर्ष। पृथ्वी की आयु कितनी हो चुकी है? 460 करोड़ वर्ष हो चुकी है। निम्न में से कौन सी संख्या बिग बैंग सिद्धांत को प्रदर्शित करती है? तो बिग बैंग सिद्धांत जब सबसे पहले आया था, तब सबसे पहले दर्शाया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, वो हुई है 13.7 अरब वर्ष। ये अरब लिखा है दोस्तों, गलती से टाइप हो गया, तो इसको क्या करोगे आप? अरब वर्ष करोगे। अगले प्रश्न की ओर चलें। रिएक्टर स्केल के अनुसार भूकंप की तीव्रता कितने से कितने तक होती है? तो 0 से 10 तक होती है। कितने तक होगी? 0 से 10 तक होगी। अगले प्रश्न की ओर हम चले। पोलर फ्लाइंग बल निम्न में से किससे संबंधित है? तो पोलर फ्लाइंग बल किससे संबंधित है? पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी अपने अपने अक्ष पर जब घूर्णन करती है तो उसे क्या कहा जाता है? पोलर फ्लाइंग बल कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलें। बहिर्जनिक बलों को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? ये बल है, तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से, यानी सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उससे बहिर्जनिक बलों को, यानी पृथ्वी की सतह के ऊपर जितने भी तत्व हैं सभी को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य के प्रकाश से, यानी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से। अगला होगा क्वेश्चन, बरखान का निर्माण किस कारक के द्वारा होता है? तो आंसर क्या होगा? पवन। यानी कि जो मिट्टी के ढेर बन जाते हैं, बालू मिट्टी के, इनके जो ढेर बन जाएंगे तो उसे क्या कहा जाता है? टीला या बरखान कहा जाता है। तो उसका निर्माण होगा पवन, यानी हवा के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलें। कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? उसका आंसर होगा नाइट्रोजन, 78%। अगला प्रश्न, वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, तो उसका आंसर होगा शोभ मंडल। यानी कि जो हम देखते हैं हमारी सतह से ऊपर, यानी 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखते हैं, तो उस परत का नाम क्या? शोभ मंडल। यानी हमारे मौसम, प्राकृतिक मौसम की जो भी हवाएं वगैरह होगी, ये सारी चीज़ें कहाँ देखने को मिलेगी हमें? शोभ मंडल में। वर्षा वगैरह सभी शोभ मंडल में। इसलिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी, मंडल कौन सा माना जाएगा? शोभ मंडल। अगले प्रश्न की ओर हम चलें। तो अगला प्रश्न आपका होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए निम्न में से कौन सी गैस जिम्मेदार माना गया है? तो कौन सा हो जाएगा उसका? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक गर्म गैस होती है, तो ये जो गर्म गैस है इसकी वजह से हमारे वायुमंडल का तापमान में वृद्धि होती है, तो उसके लिए जिम्मेदार गैस कौन सी हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? सूर्यताप। सूर्य से पृथ्वी को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किसकी वजह से होती है? सूर्य के प्रकाश से, यानी सूर्यताप। अगला प्रश्न होगा आपका 14 नंबर। तो वायुदाब मापने का यंत्र क्या कहलाता है? बैरोमीटर। एक स्थायी पवन है तो पछुआ पवन। पछुआ पवन स्थायी पवन, यानी भूमध्य सागर से उठने वाली जो हवाएं हैं, जो दिसंबर जनवरी माह में आती है और वहाँ से निरंतर हवाएं चलती रहती है, तो उन पवनों को क्या कहा जाता है? पछुआ पवन कहा जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलें। तो निम्न में से वह कौन सी क्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वाष्पीकरण। क्या आंसर हो जाएगा इसका? वाष्पीकरण। अगला प्रश्न, जल वाष्प का जल में बदलना क्या कहलाता है? तो संघनन। जल वाष्प जो रहती है, यानी वाष्प के रूप में हमारे वायुमंडल में वाष्प है, तो जल में जो बदलती है उसका नाम क्या हो जाएगा? संघनन। वह क्रिया क्या कहलाएगी आपकी? संघनन कहलाएगी। अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा व गहरा महासागर कौन सा है? आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? उपभू। न्यूनतम दूरी कब होती है? उपभू। यानी पृथ्वी और चंद्रमा, जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है, तो उस समय की स्थिति को कहा जाता है उपभू। 20 नंबर प्रश्न होगा आपका, पृथ्वी उपसौर की स्थिति
कब होती है? तो कब होगी? 3 जनवरी को। तो उपसौर की स्थिति कब होगी? 3 जनवरी को। इसी प्रकार से अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए अपसौर, तो अपसौर कब होता है आपका? 4 जुलाई को। अपसौर की स्थिति कब बनेगी आपकी? 4 जुलाई को बनेगी। और उपसौर कब बनेगा? 3 जुलाई को। तो ऐसे कैसे याद रखोगे? जैसे हमने लिखा उपसौर, तो ये ऊ 3 जैसा दिख रहा है, तो 3 जनवरी आ जाएगी। अगले प्रश्न की ओर हम चलें। हिंद महासागर की गर्मधारा है, तो उसका नाम क्या होगा? अंगुलहास। उसका नाम क्या होगा? अंगुलहास। तो हमारा जो हिंद महासागर है, अरब सागर के पीछे जो दक्षिण पश्चिम में लगेगा, तो उसकी गर्म धारा यानी गर्म हवाएं चलती रहती है, उसका नाम क्या हो जाएगा? अंगुलहास होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, जैव विविधता का संरक्षण किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो सभी जीवधारियों के लिए, पशु पक्षी जीव जानवर जो भी होंगे सभी, तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है, महत्वपूर्ण है, तो सभी जीवधारियों के लिए। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े। जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी टोटल क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 3287,263 वर्ग किलोमीटर। 3287,263 वर्ग किलोमीटर होगा। तो यहाँ पर 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न होगा आप लोगों के लिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। आप लोगों को इसमें ध्यान रखने योग्य बात ये होगी कि इसमें सिर्फ ये याद रखिए उत्तरी, और इधर वाले में क्या आएगा? उत्तरी, क्योंकि भूमध्य रेखा के ऊपर हमारा भारत यहाँ पर स्थित है, तो इस रेखा के ऊपर हम देखेंगे तो क्या कहलाएगी? हमारी भूमध्य रेखा के ऊपर, इसलिए उत्तरी अक्षांश। अगला प्रश्न होगा, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल, यानी हमारा बंगाल की खाड़ी के अंदर अंडमान और निकोबार हमारे भारत के जो द्वीप समूह है, तो अंडमान और निकोबार इन दोनों के बीच में जो रेखा है उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न होगा आपका, कौन सी नवीन पर्वत श्रृंखला है? तो हिमालय। तो हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है, तो उस हिमालय की नवीन पर्वत श्रृंखला का नाम है शिवालिक पहाड़ी। क्या नाम हो जाएगा उसका? शिवालिक पहाड़ी। तो वो किसका भाग है? हिमालय का भाग है, हिमालय का नवीनतम चौथा भाग है, जिसका नाम हो जाएगा शिवालिक हिमालय, और उसी को कहा जाता है नवीन या वलित पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा कोसी नदी को। किसको कहा जाएगा? कोसी नदी को कहा जाएगा। अगला प्रश्न हम बढ़ें, तो अगले प्रश्न की ओर हम चलें। 29 नंबर प्रश्न जो होगा वो यहाँ से है। तो नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई? तो जून 2014 को शुरू की गई थी। नमामि यानी गंगा की साफ सफाई के लिए जो परियोजना बनी थी, वो बनी थी जून 2014 को। अगला प्रश्न होगा, पार हिमालय से निकलने वाली नदी कौन सी? पार हिमालय से नहीं निकली, हिमालय के पार से निकलती, यानी हिमालय से उसका कोई संपर्क नहीं। ऐसी भारत की, हमारी उत्तर भारत की जो नदी, उसका नाम हो जाएगा सतलज नदी। क्या नाम होगा उसका? सतलज नदी। बाकी ऊपर उत्तर भारत की जो नदियाँ हिमालय से टच होकर निकलती है, हिमालय से निकलती, उनकी श्रृंखला शाखाओं से निकलती है, लेकिन सतलज नदी जो होती है, सतलज नदी हिमालय से नहीं निकलती, इसलिए क्या बोला जाएगा उसको? पार हिमालय से निकलने वाली नदी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिन राम में होती है। पहले ऑप्शन था आप लोगों का दोस्तों चेरापूंजी, तो चेरापूंजी नहीं आएगा, क्या आएगा? मासिन राम आएगा। तो ये भी कहाँ आता है? मेघालय के अंतर्गत आएगा। तो मेघालय में जो स्थान है मासिन राम, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी जलवायु। कैसी है? उष्ण मानसूनी, यानी समय के अनुसार हमारे यहाँ मौसम परिवर्तित होता रहता है। अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत वन संतुलित पर्यावरण के लिए आवश्यक है? तो आंसर हो जाएगा 33%, यानी कि हमारे भारत के टोटल क्षेत्रफल के 33% क्षेत्रफल पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए, तब जाके हमारा वन संतुलित पर्यावरण के लिए होगा। अगला प्रश्न होगा, ज्वारी वनों का मुख्य वृक्ष कौन सा है? ज्वारी वन, जहाँ पर ज्वार की स्थिति देखने को मिलती है, तो वहाँ पर जो वन उगते हैं उनका नाम है सुंदरी वन या मैंग्रोव वन। अगला प्रश्न होगा, सबसे अधिक कठोरतम खनिज कौन सा? हीरा। तो हीरा क्या एक खनिज है जो सबसे कठोर खनिज माना जाता है। तो इस प्रकार से आपके 35 क्वेश्चन दिए हैं। इस 35 क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। इसमें से सारे ओटी, जितने भी आपको ओटी पूछे जाएंगे, सारे ओटी इसी में से मिल जाएंगे। आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अगली बार हम बढ़ते हैं, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति की तरफ हम चलते हैं।
तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो कुमारी इसी सैंपल किस देश की भूगोल वैधता है? वैधता ये गलत लिखा गया। वैधता यानी किस देश से संबंधित रखती है इसी सैंपल, तो उनका नाम हो जाएगा अमेरिका से संबंधित रखती है। पृथ्वी पर जीवन कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ? 380 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई थी, यानी जीवन निर्माण प्रारंभ हुआ था। हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल को क्या कहा जाता है? तो निहारिका। यानी कि हमारा सूर्य जो है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम से का मिश्रण है, यानी दोनों का संघनन है, इसी से हमारे सूर्य का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल को क्या कहा जाता है? निहारिका। इन तारों के समूह को निहारिका कहा जाता है। अगला प्रश्न, भूकंप मापी यंत्र कहलाता है तो उसको क्या कहा जाएगा? सिस्मोग्राफ कहा जाएगा। अल्फ्रेड वेगनर मूल रूप से वैज्ञानिक थे तो किससे संबंधित थे? जलवायु या मौसम से संबंधित थे, अल्फ्रेड वेगनर। अगला प्रश्न होगा, मृदा निर्माण या मृदा जनन सर्वप्रथम किस पर निर्भर करता है? अपक्षय। अपक्षय का मतलब होता है कोई भी पत्थर चट्टान वगैरह जो होती है वो अपने ही स्थान पर टूटकर बिखर जाती है, उसे क्या कहा जाता है? अपक्षय, जिससे मिट्टी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न होगा, उष्ण मरुस्थलों में एक महत्वपूर्ण अपरदन का कारण, उष्ण मतलब सूखे मरुस्थल यानी कि बालू रेत वगैरह होती है, मिट्टी वगैरह होती है, तो हवा के माध्यम से, पवन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? अपरदन। और ये किसके द्वारा होता है? पवन यानी हवा के द्वारा। अगला होगा, जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने से गैस के आयतन में वृद्धि होती है तो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जीवाश्म ईंधन जलते हैं जैसे पेट्रोल वगैरह, डीजल, केरोसिन वगैरह जब जलाया जाता है तो इससे जो धुआं निकलता है वो क्या कहलाएगा? आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी गर्म गैस का निर्माण होगा। अगला, क्षोभ मंडल में प्रत्येक की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री से घटता है, यानी क्षोभ मंडल में आप 165 डिग्री ऊपर चले जाओगे तो 1 डिग्री तापमान क्या हो जाएगा? कम होगा यानी घटेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, आकाश का रंग नीला कैसे होता है? तो आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या? प्रकीर्णन। यानी कि जो हमारा नीला रंग होता है इस नीले रंग का फैलाव यानी कि प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? फैलाव। तो नीले रंग का प्रकीर्णन या फैलाव सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए आकाश हमें नीला दिखाई देता है। अगला होगा, पृथ्वी के द्वारा ऊर्जा का विकिरण कहलाता है तो पार्थिव विकिरण। पृथ्वी के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा निकलती है, जो किरणें होगी, उसको क्या कहा जाता है? पार्थिव विकिरण कहा जाएगा। अगला होगा, समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब कितने मिलीबार है? तो 13.2 मिलीबार होगा। समुद्र तल पर यानी समुद्र की जो तल होता है उसके ऊपर वायुमंडलीय प्रेशर पानी का कितना होता है? 13.2 मिलीबार होगा। आकाश में सबसे ऊंचे बादल क्या कहलाते हैं? तो पक्षाब। यानी आकाश में सबसे ऊंचे बादल जो ऐसे गोल घेरा बना बना के, ऐसे गुच्छे बना बना के जो ऊपर दिखाई देते हैं हमें, वो उनको क्या कहा जाता है? पक्षाब कहा जाएगा। अगला होगा आपका, एक समान जलवायु वाले क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? तो जलवायु प्रदेश। जहाँ पर एक जैसी जलवायु मिलेगी उनको जलवायु प्रदेश कहा जाएगा। 15 नंबर होगा, जल की उपलब्धता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। सबसे छोटा महासागर कौन सा? आर्कटिक महासागर। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर जो महासागर है, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव पर, जिसका नाम होगा आर्कटिक महासागर। 17 नंबर प्रश्न है, सबसे गहरा गर्त यानी गड्ढा जो होगा किस महासागर में देखने को मिलेगा? तो आपको प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न की ओर हमें चलें तो विश्व के सबसे समुद्री गहरी गर्त का नाम क्या? मेरियाना गर्त। और मेरियाना गर्त कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में, जो फिलीपींस के पास में आती है। सार्गेसो सागर महासागर में स्थित है, ये कहाँ पर? अटलांटिक। तो अटलांटिक का क्या नाम आ जाएगा? उत्तरी अटलांटिक। तो ये पृथ्वी है तो इसके यहाँ पर ऐसा महासागर है अटलांटिक महासागर। इसको दो भागों में करे तो ये कौन सा हो जाएगा? उत्तरी अटलांटिक। एक एक शब्द को बड़ा ध्यान से सुनिए क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगला प्रश्न होगा आपका, जैव विविधता वनों में सबसे अधिक पाई जाती है तो कहाँ पर पाई जाएगी जैव विविधता? उष्ण कटिबंधीय वन जो होते हैं, जो समय के अनुसार अपना बदलते रहते हैं, मौसम मानसून वगैरह जो बदलते रहते हैं, यानी कि वहाँ पर पानी लगभग लगभग होता है, तो ऐसे स्थानों पर जैव विविधता सबसे ज़्यादा मिलेगी। अगले प्रश्न की ओर हम आगे चलेंगे तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस सन में आया था? तो 1972 में आया था। कब आया? 1972 में। 22 नंबर होगा, देश में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1972 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये ब्राज़ील में। यानी पूरे विश्व के सबसे 170 देशों ने मिलकर ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया था। पृथ्वी के पर्यावरण को किस प्रकार से बचा जाए, ये उनका विषय थीम थी, इसी के ऊपर चर्चा की गई थी। ये कब की गई थी? 1972 में की गई थी। अगला प्रश्न 23 नंबर, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती? कर्क रेखा। यानी कि जो हमारा भारत होगा तो इस भारत के बीच में से जो रेखा गुजरती है उसका नाम क्या? कर्क रेखा। और कर्क रेखा का मान कितना होता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या हो जाएगा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसका मान होगा। भारत विश्व का
बड़ा देश है तो कौन से नंबर का, 7वां। तो ये 7वां जो बोला है किस में है, क्षेत्रफल में। किस में बोला जाएगा, क्षेत्रफल में 7वें नंबर का बड़ा देश है। अगला प्रश्न, भारत के साथ देश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा कहाँ किसकी लगेगी, बांग्लादेश। 4096 किलोमीटर। कितनी लगी, 4096.6 किलोमीटर इसकी सीमा लगेगी। तो सबसे ज़्यादा भारत की सीमा किस देश के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगेगी। अगला क्वेश्चन होगा, नई जलोढ़ के द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है, खादर। खादर जो होगा मैदान, ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मैदान कहलाता है ना, मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होगी। अगला प्रश्न होगा, दो नदियों के बीच की भूमि क्या कहलाती है, तो दो नदियों के बीच की भूमि क्या होगी, दो आब। यानी कि दो नदियाँ, ये ऐसे नदियाँ निकलती है, इनके बीच की जो भूमि जो छूट जाती है, ये जो भूमि, यह क्या कहलाएगी, दो आब, यानी दो नदियों के मिलने का किनारा। वायुमंडल के क्षणिक दशाओं को कहा जाता है मौसम। यानी मौसम जो होता है कुछ समय के लिए रहता है, फिर परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से क्षणिक समय के लिए जो दशाएं बनती हैं वायुमंडल में, वो क्या कहलाती है, मौसम। अगला प्रश्न होगा, जलवायु, भारत की जलवायु किस प्रकार की, तो उष्ण मानसूनी जलवायु है। अगला 30 नंबर प्रश्न, मध्य प्रदेश का बैतूल होशंगाबाद छिंदवाड़ा जो जिले में जीवमंडल निशय, निशय का मतलब होता है क्षेत्र, निशय का मतलब क्या हो जाएगा, क्षेत्र। तो ये कहाँ पर है, पचमढ़ी। यानी जो पचमढ़ी जहाँ जाते हैं घूमने, हमने सुना होगा, देखा होगा, गए भी होंगे आप लोग। तो पचमढ़ी जो है बैतूल होशंगाबाद छिंदवाड़ा जिले में आती है। यहाँ पर जो जीवमंडल है वो कहाँ पर है, वो पचमढ़ी में होगा। अगला, सुनामी एक आपदा है, तो सुनामी क्या है, प्राकृतिक आपदा है। यानी प्रकृति के माध्यम से जो आपदा आती है, जो संकट आता है, वो क्या कहलाती है, सुनामी कहलाई। अगला प्रश्न होगा, सर्दी के मौसम में अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, या ठंड के समय सबसे ज़्यादा हमारे भारत में वर्षा होने वाला जो राज्य है उसका नाम क्या है, तमिलनाडु। भारत को भूकंप क्षेत्र में बांटा गया, तो भारत में भूकंप क्षेत्र कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया है। तो हमारे भारत में जो भूकंप आते हैं तो उनके क्षेत्र कितने हैं, 5 हैं। इस प्रकार से आपके रेगिस्तान पूरे हुए। तो इसमें से कर लीजिए, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, सारे क्वेश्चन इसी में से आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला हम आएंगे सत्य सत्य की ओर आएंगे। तो सत्य सत्य में है, इसी के सामने आंसर सब लिखे हुए हैं मैंने, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है, द्वैतवाद भूगोल की एक प्रमुख विशेषता है, तो क्या बोलेगा, सत्य होगा। निहारिका परिकल्पना गणितज्ञ लाप्लास ने प्रस्तुत की थी, बिल्कुल सत्य है। निहारिका परिकल्पना को गणितज्ञ जो थे लाप्लास, उनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, आंसर हो जाएगा सत्य। सुनामी आने का प्रमुख कारण भूकंप है, बिल्कुल सत्य होगा। अस्थेनों का अर्थ होता है कि कमज़ोर होना, अस्थेनों का अर्थ क्या हो जाएगा, कमज़ोर होना। तो निक्षेपण अपर्दन का परिणाम होता है, बिल्कुल सत्य है। अगला होगा 6 नंबर, पवन द्वारा भाकर लाई गई बारीक मिट्टी लोयास कहलाती, बिल्कुल सत्य होगा। अगला 7वां नंबर का क्वेश्चन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस से मिलकर वायुमंडल का 99% भाग बन जाएगा, बिल्कुल। क्योंकि ऑक्सीजन आपकी है 78% और आपकी ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, 21%। तो दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 99% भाग बन जाएगा। तो इसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर हम चलें। जल वाष्प वायु को स्थिर और अस्थिर होने में योगदान देती है, बिल्कुल सत्य है। वायुमंडल को सीधे सूर्यताप गर्म करता है, बिल्कुल नहीं। वायुमंडल जो हमारा सूर्यताप में पृथ्वी से निकलने वाली किरणें होगी, यानी पृथ्वी से जो वाष्प निकलेगी उसके माध्यम से सूर्य के प्रकाश से वायुमंडल शोभमंडल में हमारे जो है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, पूरा वायुमंडल गर्म होगा। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़े हैं। ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल नहीं। टाइफून के नाम से उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी जो समुद्र सागर में बवंडर आते हैं उसको टाइफून के नाम से जाना जाता है, ये असत्य होगा। जल वाष्प को जल के रूप में बदलने की क्रिया को संघनन कहा जाएगा, बिल्कुल सत्य है। जल वाष्प जब जल के रूप में परिवर्तित हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, संघनन। ये क्वेश्चन हम ऊपर भी देख चुके हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ओजोन परत में छेद करने वाली प्रमुख गैस है, बिल्कुल सत्य है। 13 नंबर प्रश्न, महासागरीय जल में लवणता का मुख्य स्रोत हिमनदी है, असत्य बात है। हिमनदी ने बर्फ का पिघलना जिसके माध्यम से नदियों में उसका पानी पहुंचता है, तो ये लवणता का कोई कारण नहीं, क्योंकि बर्फ का पानी शुद्ध होता है। 14 नंबर प्रश्न, मानव के आने से जैव विविधता में तेजी से कमी आने लगी, यानी जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो जैव विविधता, जंगल वगैरह काट दिए जाते हैं तो वहाँ का जैव विविधता यानी जो जीव पाए जाते हैं उनका उनका विनाश होना प्रारंभ हो चुका है, इसलिए मानव के आने से जैव विविधता में तेजी से कमी आने लगी है। तो क्या हो जाएगा, ये आंसर आपका सत्य होगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती, बिल्कुल सत्य बात है। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, बिल्कुल सत्य बात है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा नदी और एक ताप्ती नदी, दो नदियाँ ऐसी है जो पश्चिम की ओर बहती है पूर्व से। संपूर्ण भारत में वर्षा का वितरण एक समान है, बिल्कुल असत्य है, बिल्कुल असत्य। कहीं कहीं हम देखने को मिलता है कि कई जगह ज़्यादा वर्षा होती है, कहीं कम वर्षा होती है। इस प्रकार से संपूर्ण भारत में वर्षा का स्तर एक समान नहीं है। अगला,
वन संरक्षण नीति 1988 में संशोधित की गई, बिल्कुल सत्य है। प्रोजेक्ट टाइगर व्यवस्था 1973 से चल रही, बिल्कुल सत्य है। 20 नंबर प्रश्न, भारत के 10 जीवमंडल क्षेत्र यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है, बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए आपके सत्य असत्य भी कंप्लीट हो गए। तो अगला हम देखते हैं जोड़ी जो है, तो जोड़ी आप देखोगे तो जोड़ी अच्छे से कर लीजिए, इसमें सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा रिएक्टर पैमाना, इसी के सामने मैंने आंसर लिखा हुआ है, आपको इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो रिएक्टर पैमाना क्या होता है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। मैंग्रोव वन, सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, जहाँ पर कैसे वन पाए जाएंगे, सदाबहार वन पाया जाएंगे। सिंह सिंह कहाँ पर पाया जाता है, सौराष्ट्र के गिर यानी गुजरात में पाया जाएंगे। गेंडा पश्चिम बंगाल के असम और दलदली क्षेत्र में पाया जाएगा। शिशिर ऋतु कब आती है, जनवरी फरवरी को शिशिर ऋतु कहा जाता है। शुष्क ग्रीष्म ऋतु मानसून कहाँ पर आता है, कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु में आएगा। गर्मी की लहर लू कहाँ पर चलती है, गर्मी में लहर लू कहाँ चलेगी, उत्तर प्रदेश। धुआंधार प्रपात किस नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर है। ब्रह्मपुत्र से असम में जो नदी मिलती है उसका नाम क्या हो जाएगा, देहांग नदी होगा। लूनी नदी कहाँ पर बहती है, राजस्थान में। गरसोप्पा या उसी को जोग बोल दो, तो कर्नाटक के अंतर्गत आएगा। जलप्रपात ये कहाँ पर, अरावती नदी कर्नाटक में है। स्थानांतरित कृषि को ही झूम कृषि कहा जाता है। बृहद ज्वार, बड़े बड़े ज्वार कब आते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या को आते हैं। इसी प्रकार से पौधों में वायुमंडल में नमी वाष्पोत्सर्जन के कारण होगी। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1997 में हुआ। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा क्या कहलाती है, आर्द्रता। भूमध्य रेखीय प्रदेश वर्ष भर वर्षा करते हैं। तड़ित झंझा विध्वंसक स्थानीय तूफान है। तड़ित झंझा का मतलब जब समुद्र में बहुत भयंकर तूफान आता है तो वो क्या कहलाता है, विध्वंसक स्थानीय तूफान कहलाएगा। एल्बिडो क्या है, किसी वस्तु के द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश का प्रतिशत कहलाता है। समताप रेखा क्या कहलाती है, समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समताप रेखा कहा जाएगा। वायुमंडलीय परत जो मानव के लिए महत्वपूर्ण है तो उसका नाम है ओजोन परत। परत की बात हो रही है, मंडल बोलेगा तो शोभ मंडल, और यहाँ पर क्या बोला गया, परत बोला गया, इसलिए ओजोन परत। ध्यान रखिएगा, शोभ मंडल, मंडल शब्द आएगा तो क्या महत्वपूर्ण हो जाएगा, मानव के लिए शोभ मंडल होगा। लेकिन परत की बात कर रहा तो क्या हो जाएगी, ओजोन परत, क्योंकि पराबैंगनी किरणों से हमें ये बचाती है। नदी अपर्दन के द्वारा कौन सी घाटी बनती है, वी आकार की घाटी बनेगी। जूगैन क्या कहलाता है, पवन अपर्दन, यानी पवन के माध्यम से जो मिट्टी के ढेर टीले जो रहते हैं वो उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो उसको साइंटिफिक क्या कहा जाता है, जूगैन कहा जाता है। विशाल महासागर का नाम है पैंथालासा। ज्वालामुखी कौन सी क्रिया है, ज्वालामुखी सतह जमीन की सतह के अंदर होती है, तो इसलिए क्या कहा जाता है, अंतर्जनित प्रक्रिया कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। तो अगला प्रश्न क्या है, ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी हमने बता दिया आपको अंतर्जनित प्रक्रिया है। तो मार्कोनी स्केल भूकंप के आघात की तीव्रता, भूकंप कितने झटके से कितनी गति से आया है उसका मापन करने के लिए मार्कोनी स्केल का प्रयोग किया जाएगा। सबसे लंबी अवधि क्या कहलाती है, पूर्व कैम्ब्रियन युग कहलाता है। तो इस प्रकार से आपकी जोड़ी भी कंप्लीट हो गई है। तो इसमें से आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये जोड़ी कर लीजिए, इसमें सारी जोड़ी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अगला एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। तो सभी के सामने मैंने आंसर लिखे हुए हैं, आप चिंता ना करें, आंसर आप लोगों को दिए हुए हैं, तो इसमें से आप लोग करेंगे तो सारे आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, भूगोल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो पृथ्वी का वर्णन। भूगोल की दो शाखाएं, भौतिक और मानव भूगोल। प्रकाश वर्ष के द्वारा दूरी मापी जाती है, अंतरिक्ष में दूरी मापी जाती है। एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच में जो लंबी दूरी होती है उसे मापने का यंत्र क्या, प्रकाश वर्ष होगा। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6378 किलोमीटर है। कौन सी भूकंप की तरंगे केवल ठोस पदार्थ के माध्यम से चलती है, तो उसका नाम है एस तरंगे, या उन्हीं को कहा जाता है द्वितीय तरंगे। पृथ्वी के किन भागों को स्थल मंडल कहा जाता है, तो भूपर्पट्टी तथा मेंटल का ऊपरी भाग जो होगा पृथ्वी के इस भाग को स्थल मंडल कहा जाएगा। इसी प्रकार से 7वां नंबर प्रश्न हम देखेंगे। तो 7वां नंबर प्रश्न होगा आपका, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने और कब दिया था, तो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा 1912 ईस्वी में दिया गया था। चट्टानों का अपने स्थान पर चटकना टूटना क्या कहलाता, अपक्षय कहलाता, ऊपर बता चुका हूँ। अपर्दन क्रिया किसके द्वारा होती है, तो प्रवाहित जल, हिमानी यानी बर्फ का पिघलना, वायु, तीनों के द्वारा अपर्दन प्रक्रिया होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान रखिए 9 नंबर प्रश्न को। 10 हो प्रश्न नंबर है, वायुमंडल पृथ्वी को से क्यों चिपका रहता है, कारण क्या जाए, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, यानी हमारी पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है जिसके कारण वायुमंडल चिपका हुआ है। किस प्रकार की जलवायु में पर्णपाती
पर्णपाती वन पेड़ों से ढकी घास भूमियाँ पाई जाती है तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क वन में पाई जाती है। अगला 12 नंबर प्रश्न होगा आपका। तो 12 नंबर प्रश्न की ओर हम चलें तो वायुमंडल में ओजोन परत का ह्रास सबसे अधिक कहाँ हुआ है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर 1985 में पहली बार इसमें छिद्र देखा गया था। कहाँ देखा गया था? 1985 में अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर। 13 नंबर प्रश्न, जल चक्र के कुल कितने घटक होते हैं? तो 5 घटक होते हैं। ये इसमें डेराइव करके नहीं बता सकता, आप लोग बस अभी यही याद रखिए। अगला क्वेश्चन, IUCN का पूरा नाम है, अंग्रेजी हिंदी दोनों में लिखा, मैंने इंग्लिश में देखा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ इसका पूरा नाम होगा। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? तो उसका नाम होगा पाक जल संधि। कश्मीर हिमालय का कौन सा भाग ठंडा मरुस्थल कहलाता है? उत्तर पूर्वी भाग होगा। प्रायद्वीप पठार को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। ताप्ती नदी किस खाड़ी में जाके गिरती है? खंबात की खाड़ी, अरब सागर यानी कि महाराष्ट्र के वहाँ जाकर गिर जाएगी। अगला प्रश्न, सुनामी कहाँ आती है? तो सुनामी कहाँ देखने को मिलेगी आपको? समुद्र में आती है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? गंगा नदी। तो इस प्रकार से 1 अंक वाले यानी 1 नंबर वाले प्रश्न भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये प्रश्न इनमें से कर लीजिए, सभी इसमें से देखने को मिलेगा, आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही मेहनत से बनाया मैंने। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि सब लोग इसको देख के अपना पेपर अच्छे से कर सकें। 2 अंक वाले प्रश्न हैं, तो 2 अंक वाले प्रश्न हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को अच्छे से देखिए, एक एक क्वेश्चन को करते जाइए। सॉरी, ये थोड़ा गलत हो गया, या आपका नहीं, यहाँ पर क्या लिखा? आपदा। क्या है? आपदा क्या है? यानी प्राकृतिक आपदा जो हमारी होती है वो आपदा है, थोड़ा गलत टाइप हो गया। आपदा क्या है? आपदा के प्रकार लिखिए। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक वनस्पति से आप क्या समझते हैं? इस प्रकार से मैंने सारे क्वेश्चन 2-2 अंक वाले जो क्वेश्चन है वो सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो कितने क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे? 17 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन कर लीजिए। 2 नंबर वाले सारे क्वेश्चन इसमें से आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से मैंने 3 अंक वाले प्रश्न भी दिए हैं, 3 अंक वाले 8 प्रश्न हैं। जो प्रश्न आप लोगों को आएंगे वो 8 प्रश्न में से आपको देखने को मिल जाएगा। अगला जो है 4 अंक वाले 4 प्रश्न दिए हैं, तो चारों प्रश्न में से आपको मिल जाएगा। और अब जो एक और क्वेश्चन बचा हुआ आपका जिसका नाम है मानचित्र, 4 नंबर का है, 5 नंबर का मानचित्र यानी मैप आएगा। तो मैप के लिए मैं एक वीडियो शाम को पूरा मैप बना के आप लोगों को डालूंगा। तो उस मैप में जो जो मैं बताऊंगा वो चीज़ें पढ़ लेना। मेरी वीडियो जो अगली वीडियो होगी शाम को 9 बजे, रात को 9 बजे आ जाएगी। तो उसमें मैप देख लीजिए, लोकेशन वगैरह सारी चीज़ें मैं बता दूंगा, तो उसमें देख लेना, सारी चीज़ें उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि अपने दोस्त भी इस वीडियो को देख के अपना पेपर अच्छे से कर सके और पढ़ सकें। थैंक यू दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट करिएगा। बहुत मेहनत से बनाता हूँ, एक एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आंसर लिखता हूँ। ये बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं, आंसर इसलिए नहीं लिख पाता हूँ यहाँ पर आप लोगों को सब पता होगा, आपके पास जो किताब होगी उसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो थोड़ा सपोर्ट करिए दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।